अंतरिम सरकार ने देश के पहले राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान का राष्ट्रपिता का दर्जा खत्म कर दिया। ये फैसला मंगलवार को एक अध्यादेश जारी कर किया गया, जिसके तहत कानून से राष्ट्रपिता बंगबंधु शेखर मुजीबुर रहमान शब्द को हटा दिया गया है। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी की परिभाषा में भी बदलाव किया है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार, जिसे अब नोबेल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं, एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ी है जो देश की पहचान के बुनियादी पहलुओं को चैलेंज कर रहा है। एक बहुत बड़ा और जिस पर खूब बहस हो रही है वो फैसला है शेख मुजीबुर रहमान से फादर ओन ऑफ द नेशन का खिताब हटाना। ये कदम, जो कई सारे रिफॉर्म्स के बीच अनाउंस किया गया, इसने तुरंत पूरे देश में और बाहर भी चर्चा छेड़ दी है। शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ी हस्ती रहे हैं, उन्हें लंबे समय से इस टाइटल के साथ संवैधानिक मान्यता मिली हुई थी। ये बदलाव इशारा कर रहा है कि नई एडमिनिस्ट्रेशन शायद पुरानी ऐतिहासिक बातों को फिर से देख परख रही है, जो दशकों से चले आ रहे सम्मान और सरकारी सिंबल्स से एक अलग हटकर कदम है। इस फैसले के असर काफी दूर तक जाने वाले हैं। ये नेशनल प्राइड, ऐतिहासिक यादों और एक बुरी तरह से बंटे हुए समाज में पॉलिटिकल वफादारियों पर असर डाल रहा है। इस सिंबॉलिक बदलाव में एक और चीज जुड़ गई है। 1 जून 2025 को जो नए करेंसी नोट आए हैं, उनमें से शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर खास तौर पर हटा दी गई है। सालों से उनकी तस्वीर बांग्लादेशी टका पर हर जगह छपती थी, जो उनकी अहम भूमिका की लगातार याद दिलाती थी। नए डिजाइन्स में अब कुदरती नजारे, खास हेरिटेज साइट्स और अहम ऐतिहासिक जगहें होंगी, जिनमें हिंदू और बौद्ध मंदिर और पुराने महल भी शामिल हैं। जैनुल आबेदीन के अकाल वाले आर्टवर्क्स और नेशनल शहीद मीनार, जो 1971 की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए लोगों की याद में है, उन्हें भी दिखाया जाएगा। करेंसी का ये जो पूरा विजुअल बदलाव है, ये सरकार के इरादे का एक पक्का सबूत है कि वो नेशनल सिंबल्स में वैरायटी लाना चाहती है और सिर्फ एक इंसान पर फोकस करने से हटना चाहती है, भले ही उनका रोल कितना भी अहम क्यों न रहा हो। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि मुजीब की तस्वीर वाले मौजूदा करेंसी नोट लीगल टेंडर रहेंगे और चलते रहेंगे, लेकिन प्लान ये है कि इन्हें धीरे धीरे हटाया जाएगा और नए डिजाइन पुराने वालों की जगह लेते जाएंगे। ये प्रोसेस नए नोटों के 3 डिनोमिनेशन जारी करने के साथ शुरू हुआ। ये बदलाव, जो देखने में तो प्रैक्टिकल लगता है, इसका एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मतलब भी है। ये दिखाता है कि सरकार जानबूझकर देश की विजुअल पहचान को उस हस्ती से अलग कर रही है, जो कई लोगों के लिए देश के बनने का ही दूसरा नाम है। ये धीरे धीरे बदलने की स्ट्रैटेजी शायद असर को कम करने के लिए हो, लेकिन बदलाव का जो छिपा हुआ मैसेज है, वो बिल्कुल साफ और दमदार है और देश के लोगों के दिलो दिमाग में गहराई तक उतर रहा है। यूनुस की अगुवाई वाली एडमिनिस्ट्रेशन के इन शुरुआती कदमों ने देश में गहरी सोच विचार और बहस के एक दौर का मंच तैयार कर दिया है। ये फैसले सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये इतिहास, पहचान और पॉलिटिकल विरासत की दुखती रग को छूते हैं। किसी टाइटल और तस्वीर को हटाना कुछ लोगों को शायद मामूली बात लगे, लेकिन एक ऐसे देश में जहां इतिहास पर तीखी बहस होती है और उसे गहराई से महसूस किया जाता है, ऐसे बदलाव बहुत बड़े होते हैं, जैसे भूकंप आ गया हो। ये इन रिफॉर्म्स के पीछे के इरादों पर और अंतरिम सरकार किस तरह का बांग्लादेश बनाना चाहती है, इस पर सवाल खड़े करते हैं। आने वाले महीनों में शायद इस पर और भी चर्चा होगी कि देश अपने अतीत को कैसे याद रखना चाहता है और अपने हीरोज, खासकर अपने फाउंडिंग फादर का सम्मान कैसे करता है। बांग्लादेश के बनने में शेख मुजीबुर रहमान का जो ऐतिहासिक महत्व है, उसे शब्दों में बयां करना लगभग नामुमकिन है। मतलब जितना भी बोलो कम है। वो अवामी लीग के करिश्माई लीडर थे, वही पॉलिटिकल पार्टी जिसने ईस्ट पाकिस्तान की स्वायत्तता और आखिरकार उसकी आजादी के आंदोलन की अगुवाई की थी। उनके जोरदार भाषणों ने, खासकर 7 मार्च 1971 की ऐतिहासिक स्पीच ने लाखों लोगों में जोश भर दिया था और वेस्ट पाकिस्तानी दबदबे के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया था। आजादी की लड़ाई के दौरान वो जेल में थे और उनका नाम फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक जोशीला नारा बन गया था। बांग्लादेश बनने पर वो एक हीरो की तरह लौटे और देश के पहले प्रेसिडेंट और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। 1975 में उनकी हत्या उनके परिवार के ज्यादातर लोगों के साथ देश के इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक घटना है, जिसने उन्हें एक ट्रैजिक, आइकॉनिक हस्ती के तौर पर स्थापित कर दिया। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार ने इन बदलावों के पीछे अपना तर्क ये दिया है
कि ये नेशनल सिंबल्स और बातों को अपडेट और मॉडर्नाइज करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है। ऑफिशियल बयानों के मुताबिक इरादा किसी भी व्यक्ति के ऐतिहासिक योगदान को कम करना नहीं है, बल्कि देश की विरासत और उसके सफर की एक ऐसी तस्वीर बनाना है जो सबको साथ लेकर चले और सबकी नुमाइंदगी करे। सरकार का कहना है कि सिर्फ एक हस्ती पर फोकस करने के बजाय अगर कुदरती खूबसूरती, कल्चरल लैंडमार्क्स और आजादी की लड़ाई जैसे सामूहिक प्रयासों जैसे अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाए तो इससे एक ज्यादा बड़ी और सबकी नेशनल पहचान बन सकती है। उनका तर्क है कि ये तरीका देश के अतीत और आज को किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द दिखाने के बजाय ज्यादा लोगों को अपील करेगा। लेकिन इन ऑफिशियल सफाइयों के बावजूद इन कदमों को काफी हद तक पॉलिटिकल नजरिए से देखा जा रहा है। जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो इन बदलावों को शेख मुजीबुर रहमान की विरासत और उसी कड़ी में अवामी लीग की विरासत को कमजोर करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वही अवामी लीग जिसे उन्होंने बनाया था और जिसे उनकी बेटी शेख हसीना ने अगस्त 2024 में सत्ता से हटाए जाने तक 15 साल से ज्यादा चलाया। अवामी लीग ने हमेशा से मुजीब को बांग्लादेश का बिना किसी शक के निर्माता बताया है और उनकी तस्वीर और टाइटल उनकी पॉलिटिकल कहानी का मेन पॉइंट रहे हैं। इसलिए इन जमे जमाए सिंबल्स में किसी भी बदलाव को पार्टी के सपोर्टर्स शक की नजर से देखते हैं, जिन्हें लगता है कि ये इतिहास को दोबारा लिखने या उनके लीडर के बहुत बड़े योगदानों को कम करने की कोशिश है। सरकार का स्टैंड इस बात पर जोर देता है कि ऐसी नेशनल बातें होनी चाहिए जो सभी नागरिकों से जुड़े और शायद पुराने पॉलिटिकल झगड़ों से आगे बढ़े। उनका मकसद बांग्लादेश का एक ऐसा विजन पेश करना है जो उसकी कई तरह की पहचान को दिखाए, जिसमें उसकी रिच कल्चर, हिस्ट्री और बहुत से लोगों के योगदान शामिल हों, न कि सिर्फ खास जमाने या पार्टियों से जुड़े पॉलिटिकल चेहरों पर फोकस हो। मिसाल के तौर पर नए नोटों पर हिंदू और बौद्ध मंदिरों जैसी जगहों को शामिल करना धार्मिक और कल्चरल प्लूरलिज्म, अनेकता दिखाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन चुनौती ये है कि इस मॉडर्नाइजेशन को करते हुए ऐसा न लगे कि उन गहरी पैठ वाली ऐतिहासिक हस्तियों को जानबूझकर मिटाया या कम करके आंका जा रहा है, जिनका लोग बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के टाइटल और करेंसी पर तस्वीर बदलने के अलावा यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की परिभाषा में भी बदलाव शुरू कर दिए हैं कि 1971 की आजादी की लड़ाई का फ्रीडम फाइटर, मुक्ति योद्धा आखिर कौन कहलाएगा। 3 जून 2025 को एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया जिसने नेशनल फ्रीडम फाइटर काउंसिल या जामुका एक्ट में बदलाव किया और बीयर मुक्ति योद्धा यानी बहादुर फ्रीडम फाइटर की एक नई और ज्यादा साफ परिभाषा दी। इस नए क्लासिफिकेशन का मकसद है चीजों को साफ करना और शायद उन पुराने मसलों को हल करना जो आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों की सही पहचान और उनके सम्मान से जुड़े हुए हैं। नई परिभाषाएं खास कैटेगरीज बताती हैं जिससे शायद प्रोसेस आसान हो जाए, लेकिन साथ ही मौजूदा लिस्टों को फिर से देखने परखने के रास्ते भी खुलते हैं। जामुका ऑर्डिनेंस अब फ्रीडम फाइटर्स की 4 कैटेगरीज बताता है। इनमें वो बांग्लादेशी प्रोफेशनल्स शामिल हैं जिन्होंने विदेश से आजादी की लड़ाई में मदद की। लड़ाई के दौरान मुजीबनगर सरकार के तहत काम करने वाले ऑफिशियल्स, कर्मचारी, दूत और सहायक, स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र, फ्री बंगाल रेडियो स्टेशन के कलाकार और टेक्नीशियन और इस मकसद का साथ देने वाले पत्रकार और स्वाधीन बांग्ला फुटबॉल टीम के सदस्य। इस तरह कैटेगरी बनाने का मकसद लड़ाई में अलग अलग तरह से शामिल होने वालों को पहचान देना है। खास बात यह है कि डिप्लोमेट्स और स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र से जुड़े लोगों को अब एसोसिएट फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे उनका सम्मान कम नहीं होता, बल्कि उनके रोल की एक ज्यादा बारीक समझ मिलती है। शुरुआती खबरों ने यह कहकर चिंता पैदा कर दी थी कि शेख मुजीबुर रहमान का फ्रीडम फाइटर का दर्जा ही छीना जा रहा है, लेकिन सरकार ने 4 जून 2025 को इस पर तुरंत सफाई दी। मिनिस्ट्री ऑफ लिबरेशन वॉर अफेयर्स के एक एडवाइजर फारूक आजम और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी आजाद मजूमदार दोनों ने कंफर्म किया कि रहमान और लगभग 400 दूसरे लीडर्स के साथ जामुका ऑर्डिनेंस के तहत मुक्ति योद्धा के तौर पर अपनी पहचान बनाए रखेंगे। इस सफाई ने फौरन उठे गुस्से को कुछ हद तक शांत करने में अहम रोल निभाया। हालांकि आजादी की लड़ाई की कहानी में किरदारों की भूमिकाओं को फिर से तय करने के बड़े असर को लेकर लोगों के कई हिस्सों में चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। इन बदलावों ने, जैसा कि उम्मीद थी, बांग्लादेश के अंदर काफी बहस और कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। लोगों का रिएक्शन मिला जुला रहा है, जो दिखाता है कि इतिहास और नेशनल पहचान के मुद्दे कितने सेंसिटिव होते हैं।
जहां कुछ लोग फ्रीडम फाइटर्स की परिभाषा को और सटीक बनाने की इस कोशिश का स्वागत कर सकते हैं, वहीं दूसरे इसे शक की नजर से देख रहे हैं। उन्हें डर है कि इससे कुछ योगदानों या लोगों को बाहर किया जा सकता है या उन्हें कम आंका जा सकता है। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जिनमें स्कूल की किताबों से मुजीब और शेख हसीना की कविताएं, निबंध और तस्वीरें हटाना और फॉर्मर मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान जैसे लोगों को फिर से शामिल करना शामिल है, ने इस बेचैनी को और हवा दी है। आलोचकों का कहना है कि यह नई पीढ़ी के लिए ऐतिहासिक समझ को बदलने की एक तरफा कोशिश है। कई जानकार इन बड़े बदलावों को अवामी लीग की पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल विरासत को खत्म करने की एक बड़ी कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वही अवामी लीग जो शेख हसीना की लीडरशिप में एक दशक से ज्यादा वक्त तक बांग्लादेश की पॉलिटिक्स पर हावी रही। हसीना को अगस्त 2024 में स्टूडेंट्स के एक बड़े आंदोलन के बाद सत्ता से हटा दिया गया था और वो आजकल इंडिया में खुद से देश निकाला लेकर रह रही है। नई अंतरिम सरकार के कदम, नेशनल सिंबल्स बदलने से लेकर एजुकेशनल सिलेबस में बदलाव तक, अवामी लीग के सपोर्टर्स इन्हें अपनी पार्टी के असर और उसकी ऐतिहासिक कहानी को सिस्टमैटिक तरीके से मिटाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वो कहानी जो शेख मुजीबुर रहमान के देश के फाउंडिंग फादर होने और पार्टी के उनकी विरासत को आगे बढ़ाने पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। इन फैसलों का समय और तरीका, इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल है और ये एक बड़े पावर शिफ्ट के बाद हो रहे हैं। अंतरिम सरकार कहने को तो न्यूट्रल है और उसे देश को नए इलेक्शन तक ले जाने का काम सौंपा गया है, लेकिन वो एक बहुत ही टेंशन वाले माहौल में काम कर रही है। ऐतिहासिक हस्तियों और बातों को फिर से देखने पर रखने पर जो जोर दिया जा रहा है, उसे अलग पॉलिटिकल नजरियों के लिए जगह बनाने और बांग्लादेश के अतीत के बारे में अवामी लीग की सोच के दबदबे को चैलेंज करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। जियाउर रहमान जैसे लोगों को, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट और विरोधी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के फाउंडर थे, किताबों में फिर से लाना, स्टूडेंट्स के सामने पेश की जाने वाली ऐतिहासिक बातों को फैलाने या कुछ लोग कहेंगे कि बदलने के इरादे का साफ इशारा है। इंटरनेशनल लेवल पर मोहम्मद यूनुस को काफी सपोर्ट हासिल है, खासकर अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स जो बाइडेन और बिल क्लिंटन जैसे बड़े लोगों से। प्रेसिडेंट बाइडेन ने बांग्लादेश के रिफॉर्म एजेंडा के लिए अमेरिकी मदद का वादा किया है, जबकि क्लिंटन ने यूनुस की तारीफ की है कि उन्होंने कमजोर तबकों को ताकतवर बनाने का काम किया है। ये इंटरनेशनल सपोर्ट अंतरिम सरकार को दुनिया भर में एक तरह की मान्यता और सहारा देता है जब वो ये सेंसिटिव घरेलू रिफॉर्म्स कर रही है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर भी कड़ी नजर रखेगी कि इन बदलावों का बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और सोशल एकता पर क्या असर पड़ता है, खासकर देश के अस्थिर पॉलिटिकल बदलावों के इतिहास और उसकी गहरी ऐतिहासिक भावनाओं को देखते हुए। आखिरकार यूनुस सरकार के शेख मुजीबुर रहमान और आजादी की लड़ाई की कहानी के बारे में जो फैसले हैं, उनका बांग्लादेश के पॉलिटिकल माहौल और उसकी कलेक्टिव याददाश्त पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। भले ही बताया गया मकसद मॉडर्नाइजेशन और सबको साथ लेकर चलना है, लेकिन इन कामों से पॉलिटिकल बंटवारा और गहरा होने का खतरा काफी ज्यादा है। बुनियाद बनाने वाले इतिहास की दोबारा से व्याख्या करना एक बहुत ही नाजुक काम है। अगर इसे तरफदारी भरा या प्यारे नेशनल आइकॉन के लिए अपमानजनक माना गया तो लोगों के दूर हो जाने का खतरा है। आगे का रास्ता बहुत ध्यान से तय करना होगा ताकि रिफॉर्म की चाहत और नेशनल यूनिटी बनाए रखने की जरूरत के बीच बैलेंस बना रहे और उस इतिहास का सम्मान हो जो कई बांग्लादेशियों के लिए पवित्र और बहुत पर्सनल है, जो उनकी पहचान को ही तय करता है।